Hey guys, I welcome you all to GSN Law. Recently हिंदुस्तान यूनिलीवर और इमामी के बीच में एक ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराने की होड़ लग गई। आपको ये बात पहले से पता होगी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर अपनी ब्यूटी क्रीम फेयर एंड लवली के नाम से बेचती है और जो उसी ब्यूटी क्रीम की मेंस रेंज है उसको फेयर एंड लवली मेंस बोलते हैं, जबकि इमामी की जो मेंस रेंज की क्रीम थी उसका नाम था फेयर एंड हैंडसम। अब आज के परिप्रेक्ष्य में इन कंपनीज का क्रिटिसिज्म इस बात पे होता है कि ये लोग रेसिज्म फैलाते हैं, यानी कि ये फेयर कॉम्प्लेक्शन को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं और डार्क कॉम्प्लेक्शन को बहुत ही खराब दिखाने की कोशिश करते हैं अपने एडवर्टीजमेंट्स में। तो ये जो कंपनीज हैं इनमें बहुत ही अजीब सा ट्रेंड चल गया है कि फेयर वर्ड को ग्लो से रिप्लेस करना, और इस चक्कर में दो बड़ी कंपनीज आज के समय में कोर्ट पहुंच चुकी हैं। जानेंगे सारा मुद्दा क्या है और इसमें ट्रेडमार्क्स एक्ट के कौन कौन से प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। नाउ सबसे पहले तो जान लेते हैं इस केस के कुछ डिटेल्स के बारे में। इस केस में हिंदुस्तान यूनिलीवर पेटिशनर है जबकि इमामी लिमिटेड डिफेंडेंट है, और आज हम जिस ऑर्डर का एनालिसिस करेंगे वो 6 जुलाई 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने दिया था। अब जान लेते हैं केस के कुछ फैक्ट्स के बारे में। 7 सितंबर 2018 को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने पहली बार ग्लो एंड लवली और ग्लो एंड हैंडसम के लिए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन डाली। 10 अक्टूबर 2018 को जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई उसमें रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स ने इनके ग्लो एंड हैंडसम के ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं किया और उस पे ऑब्जेक्शन दायर किया अंडर सेक्शन 91A ऑफ ट्रेडमार्क्स एक्ट। इसको हम आगे पढ़ेंगे। इस पे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना रिप्लाई फाइल किया, लेकिन 26 जुलाई 2019 को रजिस्ट्रार ने मना कर दिया इनके ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने से, और इस ऑर्डर के खिलाफ हिंदुस्तान यूनिलीवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड के पास चली गई, जहां पर इनकी अपील अभी भी पेंडिंग है। अब पिछली बार हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक साथ 2 ट्रेडमार्क्स के लिए एप्लीकेशन दी थी, बट इस बार इन्होंने 17 जून 2020 को ग्लो एंड लवली के लिए एप्लीकेशन दी, जबकि ग्लो एंड हैंडसम के लिए इन्होंने 25 जून को एप्लीकेशन दी। अब देखिए ये जो क्लासेस ऑफ ट्रेडमार्क्स हैं ये 4th शेड्यूल ऑफ ट्रेडमार्क रूल्स 2002 में दिए गए हैं। इंटरेस्टिंगली इन्होंने ग्लो एंड लवली को तो क्लास 3 के अंतर्गत रजिस्टर करवाने की कोशिश की, जिसके अंदर जनरली कॉस्मेटिक्स रजिस्टर होते हैं, लेकिन ग्लो एंड हैंडसम को इन्होंने क्लास 5 के अंतर्गत रजिस्टर करवाने का प्रयास किया, जिसमें जनरली फार्मास्यूटिकल और हर्बल प्रोडक्ट्स रजिस्टर होते हैं, और ये दोनों ही एप्लीकेशन प्रपोज टू बी यूज्ड बेसिस पे डाली गई थी। यानी कि करेंटली कंपनी इस ट्रेडमार्क को नहीं यूज कर रही, बल्कि आने वाले समय में जब ये रजिस्टर हो जाएगा तो इसको यूज करेगी। अब देखिए मैंने आपको बताया कि 25 जून को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने क्लास 5 के अंतर्गत ग्लो एंड हैंडसम के लिए ट्रेडमार्क फाइल किया था। उसी दिन इमामी ने भी क्लास 3 के अंतर्गत ग्लो एंड हैंडसम के लिए फाइल किया। इमामी ने भी प्रपोज्ड यूज बेसिस पे इस एप्लीकेशन को फाइल किया, और 2 दिन बाद 27 जून को इन्होंने 3 और ट्रेडमार्क्स डाल दिए, और ये सारे के सारे ट्रेडमार्क्स इमामी ग्लो एंड हैंडसम इस फ्रेज के आसपास के ही थे, और ये सारे के सारे ट्रेडमार्क्स इन्होंने क्लास 3 के अंतर्गत फाइल किए। दूसरी तरफ 2 जुलाई को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि वो फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम को चेंज करके ग्लो एंड लवली और ग्लो एंड हैंडसम कर देंगे एज अ ब्रांड नेम। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ तो इमामी ने सारे न्यूज़पेपर्स में एक स्टेटमेंट छपवा दिया कि वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उनका जो ट्रेडमार्क है इमामी ग्लो एंड हैंडसम उसको इन्फ्रिंज किया है। इसके बाद 4 जुलाई को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने काफी सारे कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स निकाल दिए न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पे एंड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, और इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया जो कि अभी तक पेंडिंग है। अब हम उन रेलिवेंट प्रोविजंस की बात करेंगे जो कि इस केस में हमको देखने को मिले। सबसे पहले है सेक्शन 9, जिसमें ग्राउंड्स दिए गए हैं कि कब जो रजिस्ट्रार है वो रिफ्यूज कर सकता है किसी रजिस्ट्रेशन को। सेक्शन 9 के सब सेक्शन 1 में 3 कंडीशंस दी गई हैं। इसमें से जो पहली कंडीशन है ये हमारे केस में अट्रैक्ट हुई थी। इस कंडीशन के अनुसार जो रजिस्ट्रार है वो ये कह सकता है कि आपके ट्रेडमार्क का कोई डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यानी कि आपके ट्रेडमार्क में और किसी और पर्सन के ट्रेडमार्क में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ना तो आप कोई अलग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका जो ट्रेडमार्क है वो भी दूसरे के ट्रेडमार्क की तरह साउंड करता है, जैसे कि इस केस में ग्लो एंड हैंडसम और फेयर एंड हैंडसम, द लैटर बीइंग यूज्ड बाय इमामी। सेकंड कंडीशन के हिसाब से यदि आपका
ट्रेडमार्क सिर्फ और सिर्फ आपके गुड्स एंड सर्विसेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको दिखाता है तो वो ट्रेडमार्क रिफ्यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका ईयरफोन का बिजनेस है और आप ईयरफोन्स पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं और आपने अपने ट्रेडमार्क में भी एक ईयरफोन का डायग्राम बना के और दे दिया है, तो वहां पर जो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स है वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है या आपको ट्रेडमार्क देने से रिफ्यूज कर सकता है। इसके अलावा यदि आप अपने ट्रेडमार्क में कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कस्टमरी है करंट लैंग्वेज में या फिर जो ट्रेड है या उसकी मार्केट है उसका एक बोनाफाइड एंड एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं, तो रजिस्ट्रार आपके ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने से मना कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल बहुत सारे एडिबल प्रोडक्ट्स अपने आप को शुद्ध या फिर प्योर नाम से मार्केट करते हैं, जैसे शुद्ध सरसों का तेल एक्सेट्रा। अब आप अगर चाहें कि शुद्ध शब्द को ही आप ट्रेडमार्क करा लें तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी की पूरी मार्केट में जिस मार्केट को आप टारगेट कर रहे हैं अपने गुड्स के लिए, वहां पर जितने भी ब्रांड्स हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में शुद्ध शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन 3 कंडीशंस को देने के बाद साफ साफ बोल दिया गया है कि शैल नॉट बी रजिस्टर्ड। अब यहाँ पर जो सेक्शन 91A है जो कि अपने केस में अट्रैक्ट हुआ है, उसके लिए एक प्रोवाइजो दिया गया है कि यदि रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डालने से पहले अगर जो ट्रेडमार्क है उसने एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक अडॉप्ट कर लिया है या एक्वायर कर लिया है इन दी मार्केट और वहां पर वो एक वेल नोन ट्रेडमार्क बन गया है, यानी कि आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो आपके ट्रेडमार्क से आपको पहचानते हैं, तो वहां पर सेक्शन 91A के अंतर्गत आपको ट्रेडमार्क देने से रिफ्यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे केस में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्रपोज टू बी यूज बेसिस पे अपनी एप्लीकेशन डाली थी, जिसपे रजिस्ट्रार ने उसको रिफ्यूज कर दिया। इसके बाद 4 और कंडीशंस दी गई हैं सब क्लॉज 2 के अंतर्गत, जहां पे किसी ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। पहला ये कि यदि आपका जो ट्रेडमार्क है वो पब्लिक में कंफ्यूजन फैलाता है तो उस ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। अब कंफ्यूजन में हर तरीके का कंफ्यूजन आ गया, जैसे कि यदि कोई कंपनी अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है तो वो कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रही है पब्लिक में, या फिर आप किसी इस्टेब्लिश्ड जो कंपनी है उसके ट्रेडमार्क को थोड़ा बहुत बदल के और पब्लिक में अपना ट्रेडमार्क ले जाना चाहते हैं, तो उस केस में आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो कि आपने भी देखा होगा, एक कंपनी है नोकिया और दूसरा एक कंपनी है नोकाई। हालांकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नोकाई कंपनी देखकर उसके प्रोडक्ट्स को नहीं लेते, लेकिन नोकिया की रिलायबिलिटी को देखते हुए बहुत से लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को भी खरीद लेते हैं। बट यहाँ पर इनका जो मेन पर्पस है वो ये है कि पब्लिक को डिसीव करना कि नोकिया के ही प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, और एक तरीके से ये लोग नोकिया की गुडविल पे सेम लगा रहे हैं। और ऐसे बहुत से जाली एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। आपको अपने लाइफ टाइम में कौन सा एक फनी एग्जाम्पल मिला इस चीज का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर उसके बाद यदि आपका ट्रेडमार्क किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है तो वो ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं किया जाएगा। थर्डली, यदि आपके ट्रेडमार्क में कोई अश्लील मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है तो उसको रजिस्टर नहीं किया जा सकता। और लास्ट में, यदि आपके ट्रेडमार्क में कोई ऐसा मटेरियल है जो कि प्रोहिबिटेड है अंडर एम्बलेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के अंतर्गत, तो उसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो हमारा नेशनल एम्बलेम है उसका प्रयोग किया अपने ट्रेडमार्क में, तो आपके ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सब क्लॉज 3 के हिसाब से यदि आपका ट्रेडमार्क एक्सक्लूसिवली इन चीजों को इंक्लूड करता है तो भी आपका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर नहीं होगा। सब क्लॉज 3 में आप 2 वर्ड्स याद रखिएगा, एक तो है एक्सक्लूसिव और दूसरा है शेप, यानी कि आपके ट्रेडमार्क का शेप जो है उसमें एक्सक्लूसिवली इन चीजों को दिया गया है तो आपके ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने से मना किया जा सकता है। पहला है ऐसा शेप यूज करना जो कि रिजल्ट करता है फ्रॉम द नेचर ऑफ गुड्स देमसेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी कंपनी आटा बेचती है तो ऐसा नहीं होगा कि आप गेहूं के दाने को ही अपना ट्रेडमार्क बना लें। सेकेंडली, यदि आपका ट्रेडमार्क आपके गुड्स के टेक्निकल रिजल्ट्स को डिनोट करता है तो भी आपका ट्रेडमार्क एलिजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे केस में जो फेयरनेस क्रीम्स बनाने वाली कंपनीज हैं वो शेड बाय शेड ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि कैसे फेयरनेस क्रीम के इस्तेमाल से डार्क कॉम्प्लेक्शन का व्यक्ति फेयर कॉम्प्लेक्शन में बदल जाता है, और अब अगर कंपनी चाहे कि उसी चीज को ये ट्रेडमार्क करा लें तो ऐसा नहीं किया जा सकता। फिर लास्ट में, यदि आप ऐसा शेप इस्तेमाल करते हैं जो कि आप
आपके गुड्स की जो सब्सटैंशियल वैल्यू है उसको बढ़ा देता है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में कंपनी आपको ये बताने की कोशिश करती है कि उन्होंने किससे किससे अप्रूवल ले रखा है, जैसे कि FDA, ISI, एगमार्क एटसेट्रा। अब अगर कोई कंपनी चाहे कि उसी पूरे सेक्शन को, जो उनके अप्रूवल्स वाला सेक्शन है, उसी को ट्रेडमार्क करा ले, तो ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे अप्रूवल्स उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। इसके बाद इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यहाँ पर ये चीज रीइटरेट करने की कोशिश की गई है कि इस सेक्शन में अगर हम नेचर ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं तो वो एक्सक्लूसिवली होना चाहिए, यानी कि यदि आप नेचर ऑफ गुड्स को बताने के अलावा आपने अपने ट्रेडमार्क में काफी सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं तो वो रिफ्यूजल का ग्राउंड नहीं बन सकता। अब हमारे केस से रिलेटेड 2010 का एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। इस केस का नाम है स्काईलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट वर्सेस SL वासवानी। हमारे केस की तरह इसमें भी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर के बारे में बात की गई थी। यहाँ पर कोर्ट ने साफ साफ बोला कि ये जो स्काईलाइन नाम का टर्म है ये ऑलरेडी US, UK, इंडिया में वेरियस इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज और बिजनेसेस के द्वारा यूज किया जा रहा है। तो ऐसे केस में रिस्पोंडेंट को आइसोलेट करके सिर्फ उसी के खिलाफ टेम्पररी इंजंक्शन कोर्ट नहीं दे सकती, क्योंकि एक बार अगर कोर्ट ने ऐसा कर दिया तो फिर जो प्लेंटिफ हैं यानी कि स्काईलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो आने वाले समय में जो स्काईलाइन शब्द जिस बिजनेस ने इस्तेमाल किया है उन सब को कोर्ट में घसीट सकते हैं। इसलिए कोर्ट ने स्काईलाइन शब्द को डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर मानने से ही मना कर दिया। अब हमारे केस में इमामी ने सारे न्यूज़पेपर्स में ये छपवा दिया कि अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्लो एंड हैंडसम नाम के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है तो इमामी उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स लेकर आएगी। अब ट्रेडमार्क एक्ट के सेक्शन 142 में इसी चीज को एड्रेस किया गया है। सेक्शन 142 के हिसाब से यदि कोई व्यक्ति सर्कुलर्स, एडवर्टीजमेंट्स एटसेट्रा के थ्रू ये थ्रेट करता है कि वो लीगल एक्शन लेगा अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क विच इज रजिस्टर्ड और alleged to be registered, तो उसके खिलाफ जो थ्रेटेंड पार्टी है वो सूट लेकर आ सकती है। यहाँ पर यह भी बोला गया कि जो थ्रेट देने वाला पर्सन है वो चाहे रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर हो या फिर नहीं, उस ट्रेडमार्क के रिस्पेक्ट में उसके खिलाफ सूट लाया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कई बार कंपनीज अपने एम्प्लॉय के नाम से एडवर्टीजमेंट्स निकाल देती हैं और जरूरी नहीं है कि वो एम्प्लॉय एक रजिस्टर्ड व्यक्ति हो उस ट्रेडमार्क को यूज करने का, और बाद में वो कंपनी उस एम्प्लॉय को ही स्केपगोट बना दे कि इन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये एडवर्टीजमेंट निकाला था और कंपनी का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो इस ग्राउंड को कोर्ट मानने से इनकार कर सकती है। और इसीलिए इस कंडीशन को आप कंपनी लॉ के डॉक्ट्राइन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके हिसाब से कोई इलीगल कार्य करते वक्त अगर कंपनी के मेंबर्स ये डिफेंस लेते हैं कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और हम एक सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, तो कोर्ट इस डिफेंस को मानने से मना कर सकता है। आगे इस सेक्शन में ये बोला गया है कि अगर ऐसी थ्रेट्स अनजस्टिफाइड हैं तो उसके खिलाफ इंजंक्शन के साथ साथ डैमेजेस रिकवर करने का ऑर्डर भी कोर्ट दे सकती है। हाउएवर ये सेक्शन तब नहीं अप्लाई होगा जब थ्रेट देने वाला पर्सन ये कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि जो ट्रेडमार्क इन क्वेश्चन है वो रजिस्टर्ड है अंडर द एक्ट, और अगर हमने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया तो फिर थ्रेटेंड पार्टी की ओर से वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क का कंटिन्यूएंस हो जाएगा। अब आगे सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि ये जो सबसेक्शन 1 है ये उन लोगों पे नहीं अप्लाई करेगा जिनकी राइट्स सेक्शन 52 के सबसेक्शन 1 में दी गई हैं। अब इस प्रोविजन में उन लोगों की राइट्स के बारे में बात किया गया है जो कि रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर हैं किसी ट्रेडमार्क के और उन्होंने अपने ही नाम के अंतर्गत इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क की प्रोसीडिंग्स शुरू की हैं। इसके अलावा सबसेक्शन 3 के हिसाब से सेक्शन 142 की प्रोसीडिंग्स किसी लीगल प्रैक्टिशनर या फिर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एजेंट के खिलाफ नहीं लाई जा सकती जिसने अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में वो काम किया जो कि उसके क्लाइंट ने बोला। अब जैसे इसी केस में अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर ये चाहे कि वो इमामी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एजेंट को अपने सूट में पार्टी बना ले तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर लास्ट में ये बोला गया है कि सेक्शन 142 का जो केस होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इंफीरियर कोई भी कोर्ट होगी वो नहीं सुन सकती। अब क्योंकि हमारा केस
अभी सबजुडिस है तो इसमें बहुत ज्यादा इसके ऑर्डर में नहीं दिया गया है। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला कि अगर इमामी या फिर डिफेंडेंट कोई लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करती है तो उन्हें हिंदुस्तान यूनिलीवर को नोटिस देते हुए ये बताना होगा कि किस कोर्ट में और कहां पर किन ग्राउंड्स पे उन्होंने लीगल प्रोसीडिंग्स फाइल की हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये दोनों ही कंपनीज पूरे इंडिया में ऑपरेट करती हैं और मामला अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचा है। तो इमामी के पास लीगल प्रोसीडिंग्स के ऑप्शन बाकी सारे स्टेट्स में हैं। हालांकि बाकी स्टेट्स की कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के किसी भी ऑर्डर या डिसीजन से बाउंड नहीं है, फिर भी वहां पर कोर्ट्स बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको ध्यान में रखते हुए प्रोसीजरल मेरिट्स पे केस को हैंडल कर सकती है। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे केस का। लेकिन वीडियो को ओवर करने से पहले मैं आपसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ब्यूटी का पैमाना किसी के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड नहीं है, बल्कि उसको देखने वाले इंसान की आंखों में है। जैसे कि कुछ लोग स्नेक्स को एज पेट्स अपने घर में रखते हैं बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी, वहीं पर कुछ लोगों को स्नेक्स को देख के ही डर लगता है। तो आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहे जैसे भी हों, आप खुद को किसी से भी इंफीरियर मत समझिए, क्योंकि अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तभी बाकी लोग आपको कमजोर मानेंगे। तो इसलिए खुश रहिए, अपने ऊपर प्राउड फील करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।